हम लोग चैप्टर कौन सा थर्ड है, ये कौन सा चैप्टर है? हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड, चैप्टर थर्ड है। क्या है चैप्टर का नाम? क्या है? रूलिंग द कंट्री साइड, रूलिंग द कंट्री साइड। ध्यान दो, इसका इस चैप्टर का मतलब जानते हो? इसका मतलब रूलिंग द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? कंट्री के साइड में। हाँ हाँ, मतलब हाँ किसके? हुगली नदी के नहीं, इसका मतलब ये है कि गांव में मतलब शासन करना। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव, विलेज। विलेज में कैसी मतलब शासन व्यवस्था थी, पूरे इस चीज में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। कंट्री साइड तो पहले ये कंपनी ज्यादातर ट्रेड, यानी सेकंड चैप्टर में क्या पढ़े थे? ट्रेड टू टेरिटरी। तो ट्रेड कहाँ करते थे? मतलब गांव में थोड़ा करते थे ट्रेड, सीधे मतलब क्या करते थे? शहरों में करते थे, शहरों में करते थे। अब शहर से मतलब वो क्या दीवान बना, तो अब उसको मतलब यानी जरूरत किस चीज़ की पड़ गई? गांव की, क्योंकि सारे मतलब यानी मतलब ज़्यादातर यानी मतलब जो ये होते हैं एग्रीकल्चर, यानी मतलब जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, मतलब देश का जो मतलब मेन यानी ऑक्यूपेशन था, क्या था? कंट्री का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर था, है ना? एग्रीकल्चर था, किसानी थी, वहीं से सारी चीज़ें पूरे देश की इकोनॉमी चलती थी। तो अब मतलब उसको जरूरत पड़ी किसके तरफ? अंग्रेजों को किसके तरफ जरूरत पड़ी? विलेजेस की तरफ। तो विलेजेस की तरफ यानी मतलब मूव करें, है ना? देखो क्या करें, दिस चैप्टर एक्सप्लोर हाउ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश करने के बाद द ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज कंट्री साइड, यानी कंट्री साइड को क्या करने लगा? ट्रांसफॉर्म करने लगा। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलने लगा चीज़ों को, है ना? वी विल लर्न हाउ दे ऑर्गेनाइज रेवेन्यू कलेक्शन, यानी वो रेवेन्यू कलेक्शन को यानी मतलब करने के लिए कैसे ऑर्गेनाइज किया, है ना? चेंज लैंड राइट्स, यानी मतलब जमीन का मतलब राइट्स जो मतलब अधिकार हैं उनको क्या कर दिया? चेंज कर दिया। एंड फोर्स्ड फार्मर्स टू प्रोड्यूस क्रॉप्स नीड टू यूरोप, और यानी फोर्स करने लगा फार्मर को, यानी जो इस यानी यूरोप में जिस प्रोडक्शन की जरूरत, क्रॉप्स की जरूरत थी, ठीक है? अल्टरनेटिंग रूरल लाइफ बिहेवियर, और रूरल लाइफ को क्या कर लिया? मतलब बदलने लगा, चेंज करने लगा, ठीक है? कैसे चेंज करने लगा आगे चैप्टर में, आगे मतलब स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? कंट्री साइड का मतलब समझ में आ गया? कंट्री साइड में अंग्रेजों ने क्या किया और यानी कैसे मतलब रूल और रेवेन्यू को मतलब यानी ये किया, मतलब इस चैप्टर में हम लोग और देखेंगे अच्छे से, ठीक है? चल, कंपनी बिकम दीवान ऑफ बंगाल, है ना? कंपनी बिकम्स द दीवान ऑफ बंगाल। कंपनी क्या बन जाती है? दीवान ऑफ बंगाल। कब बनती है? 1765 को मतलब यानी बैटल ऑफ बक्सर के बाद उसको क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम सब चीज़ कर सकते हो इंडिया के साथ हम सब चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? इंडिया के साथ हम सब चीज़ कर सकते हैं अब, है ना? अब यानी पपेट रूलर को ना बैठा के हम खुद क्या बन जाते हैं? नवाब बन जाते हैं। तो वो खुद क्या बन जाता है? नवाब बन जाता है ना? In 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as a Diwan of Bengal. दीवान ऑफ बंगाल, बंगाल का दीवान बन जाता है कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और अपॉइंट कौन करता है? मुगल एम्पायर, है ना? ठीक है? आगे एम्पायर का मतलब जानते हो ना? कौन? मुगल राजा जो गद्दी पे बैठा हुआ है ना? आगे, दिस हिस्टोरिकल इवेंट गेव द कंपनी vast financial control, allowing it to collect revenue and administrator the province finance. समझ में आया इस लाइन का मतलब? द हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी ये यानी मतलब 1765 ये क्या था? हिस्टोरिकल इवेंट था, गिव कंपनी वास्ट फाइनेंशियल कंट्रोल। और फाइनेंशियल कंट्रोल सिर्फ कंपनी के पास आ गई पूरी, है ना? फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब जितने भी पैसे, रेवेन्यू, धन दौलत सब किसके? कंपनी के कंट्रोल में आ गई। पहला तो यानी कंपनी के कंट्रोल में क्या आ गई? फाइनेंस आ गई, पैसे, फाइनेंस। एंड कलेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया, पैसे और पावर दोनों आ गई। पैसे भी आए और पावर, दीवान के पास दोनों चीज़ें होती थी। तो जब दीवान बना तो दोनों चीज़ आई, पैसे भी आ गए और दूसरा क्या है? पावर भी आ गई। हाँ, मतलब दोनों चीज़ें आ गई। इट वॉज अ मेजर स्टेप, ये बहुत बड़ा स्टेप था, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिंग बॉडी टू रूलिंग पावर। ये सबसे पहला मतलब क्या था? कदम था उसका, है ना? ये सबसे पहला कदम था, यानी 1764 में जब वो दीवान बनी तो यानी फाइनेंस भी आ गया उसके पास और पावर भी आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी आ गई। क्लियर? चलो, कंपनीज कंक्वेस्ट फॉर मोर रेवेन्यू, यानी मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए था? रेवेन्यू चाहिए था, चाहे जैसे भी करके हो, जो भी करना पड़े उसको रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए हर हाल में, है ना? क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट कमाना है और प्रॉफिट कमा के मतलब इंग्लैंड भेजना है, ठीक है? यहाँ का डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है उनको अपने से मतलब है। और वो हर यानी मतलब हर वो चीज़ करना चाहता है जिससे उसको प्रॉफिट मिल सके, पैसे मिल सके, ठीक है? चलो,
एज दीवान, जैसा कि दीवान, द कंपनीज मेन गोल वॉज द मैक्सिमाइज रेवेन्यू। यानी कंपनी का गोल क्या है? कंपनी का गोल क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, चाहे जो करना पड़े उसे। दिस इनकम वॉज नीडेड टू फाइनेंस इट्स ग्रोइंग आर्मीज, एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट एंड परचेज इंडियन गुड्स फॉर एक्सपोर्ट विदाउट यूजिंग गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन। देखो अब इसको समझो, मतलब उसको रेवेन्यू क्यों चाहिए? क्योंकि उसे अपनी आर्मी को क्या करना है? ग्रोथ करना है। आर्मी को ग्रोथ करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट निकालना उससे, ठीक है। नेक्स्ट, एंड परचेज इंडियन गुड्स, और इंडिया के जितने भी सामान है, कच्चे रॉ मटेरियल्स है, उसको खरीद सके उसी पैसे से, फॉर एक्सपोर्ट विदाउट यूजिंग गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन। यानी पहले ज़माने में जैसे मुगल, यानी जब ट्रेडिंग कंपनी थी, तो वो अपनी सामान किस में खरीदते थे? गोल्ड में। यानी करेंसी तो एक्सचेंज कैसे करते थे? वो गोल्ड देते थे, वहाँ से सामान लेते थे। अब वो उसका मतलब पूरा मेन फोकस क्या हुआ? इंडिया के रेवेन्यू को लें और उसी से सामान खरीदें और उसी से सारा चीज़ मतलब अपना काम करें, ठीक है। तो ब्रिटेन से गोल्ड लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, है ना। ब्रिटेन का गोल्ड ब्रिटेन में ही रहेगी, लेकिन यहाँ के रेवेन्यू से ही वो सामान खरीदेंगे और वहीं से वो भेजेंगे कहाँ पे? यूरोप भेजेंगे, ठीक है। आगे ध्यान दो। द प्रेस टू इंक्रीज रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू जो उनका जो थोपा गया था, मतलब रेवेन्यू जो थोपा गया था वो काफ़ी क्या था? मतलब हार्श था, खराब था, है ना। यानी मेथड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू यानी रेवेन्यू कलेक्शन का जो मेथड था वो काफ़ी खराब था, है ना। जिससे क्या हो गई? इकोनॉमी पूरी तरह से क्या हो गई? बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो गया, इकोनॉमी बर्बाद हो गई। और क्या हुआ? बंगाल में क्या हुआ? बहुत सारे मतलब ये आए, मतलब कहत आया, बंगाल में क्या हुआ? भुखमरी आई, और वहाँ मतलब ट्रेजिडी आई, जिससे क्या हो गया? मतलब पूरे मतलब इकोनॉमी यानी क्या कॉलेप्स कर गई। तो इकोनॉमी जब खराब हो गई तो मतलब उसको रेवेन्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी, उसको रेवेन्यू नहीं मिलेगी। जब प्रॉफिट ही नहीं होगी तो उसको रेवेन्यू कौन देगा? वो खुद नहीं ले सकता, जान ले लो, कुछ करो, आए नहीं, जब है नहीं तो कहाँ से मिलेगी? तो उसने मतलब क्या किया कि उस सिस्टम को मतलब मोर स्टेबल करने के लिए मतलब थिंकिंग करने लगा। समझा? इंट्रोडक्शन द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। अब क्या लेके आया? परमानेंट सेटलमेंट लेके आया। परमानेंट सेटलमेंट ध्यान दो, अब देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट क्या है। टू इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी मतलब एक क्या किया जाए? एक ऐसे सिस्टम लगाया जाए कि हमेशा वही चीज़ें क्या हो? चलती रहे। लॉर्ड कार्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, यानी लॉर्ड कार्नवालिस क्या करा? इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को क्या करते? इंट्रोड्यूस किया। अंडर दिस सिस्टम राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स, यानी राजाज और मतलब जो लोकल राजाज होते थे एंड तालुकदार्स का मतलब होता है एक इलाके का, मतलब जो एक इलाके का बहुत बड़ा मतलब ये जो मालिक होता है ना, वर रिकॉग्नाइज एज ए जमींदार। उसको क्या कहा? जमींदार की तरह मतलब क्या किया गया? उसको रिकॉग्नाइज किया गया। दे हैड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम पीजेंट एंड पे अ परमानेंटली फिक्स रेवेन्यू अमाउंट टू द कंपनी। और क्या करेगी? मतलब पीजेंट से क्या करेगी? मतलब फिक्स टैक्स कलेक्ट करेगी, है ना, फिक्स टैक्स कलेक्ट करेगी और कंपनी को देगी। दिस सिस्टम वाज प्राइमरली इम्प्लीमेंट इन बंगाल। ये सेटलमेंट, ये मतलब सिस्टम कहाँ पे लागू किया गया? बंगाल में लागू किया सबसे पहले। क्लियर? कोई दिक्कत परमानेंट सेटलमेंट का? परमानेंट सेटलमेट को यानी किसने लागू की थी? कार्नवालिस। हाँ 1793 में। और ये बंगाल में यानी मतलब ट्रेजेडी कब आई बंगाल में? द न्यू महलवाड़ी सिस्टम इन द नॉर्थ, यानी एक दूसरा सिस्टम लागू किया गया। वो क्या था? महलवाड़ी सिस्टम था, ठीक है। महलवाड़ी सिस्टम में क्या था? ये नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस होल्ट मैकेंजी डिवाइज द महलवाड़ी सिस्टम इन 1822। हर रेवेन्यू वाज नॉट फिक्स्ड। इसकी रेवेन्यू क्या थी? फिक्स नहीं थी, है ना। और बंगाल में जो करी थी वो उसके लिए क्या था? वो फिक्स रेवेन्यू थी। इट वॉज द कलेक्टेड फ्रॉम अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज। ये महल यानी विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, जिसको क्या कहा जाता है? महल कहा जाता है। महल, है ना, विलेज या विलेज के ग्रुप को, एक दो विलेज साथ में मिलकर जो ये करते हैं उसको महल कहते हैं। द विलेज हेडमैन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी, है ना। यानी किसके रेवेन्यू कलेक्शन करके कौन देगा? रेवेन्यू कलेक्शन करके कौन देगा? हेडमैन, है ना, और वो कंपनी को देगी। द रेट वॉज रिवाइज पीरियडिकली। वो रेट क्या होगा? पीरियडिकली रिवाइज किया जाएगा, मतलब आगे पीछे किया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। समझ में आ गया? ये महलवाड़ी सिस्टम समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट।
द मुनरो सिस्टम इन द साउथ, द मुनरो सिस्टम इन साउथ, ये मुनरो सिस्टम कहां पे लागू किया गया? साउथ में, है ना। इन द साउथर्न टेरिटरीज द रियतवारी सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो। यानी थॉमस मुनरो ने क्या किया था? थॉमस मुनरो ने किसकी यानी कौन से मतलब सिस्टम की इंट्रोड्यूस किया था? रियतवारी। हाँ, डेवलप किया था रेटवारी को। रेटवारी को क्या किया था? डेवलप किया था, है ना। दिस सिस्टम रिमूव्ड द मिडिलमैन, जमींदार्स। हाँ, उसको मतलब यानी किसने रिमूव कर दिया? मिडिलमैन, जमींदार को। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, यानी किसानों से क्या करते थे? मतलब डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते थे? उसको कलेक्ट करते थे। नोन एज रियोट, उसे क्या कहा जाता था? रियोट के नाम से जाना जाता था। डायरेक्टली उसको जब यानी किसान से लिया जाता था उसको रियोट कहा जाता था। उस यानी मतलब चीज़ों को रियोट, और रियोट का मतलब होता है किसान, पीजेंट। बिफोर सिटिंग द रेवेन्यू देयर फील्ड वर केयरफुली सर्वेड एंड एसेस्ड, है ना। तो यानी क्या किया जाता था इसमें? फील्ड को क्या किया जाता था? केयरफुली क्या किया जाता? सर्वेड किया जाता था और उसे मतलब जांचा पड़ता जाता था ध्यान से, ठीक है। चलो आगे चले। लाइक द महलवाड़ी सिस्टम द रेवेन्यू रेट्स वर नॉट फिक्स्ड एंड कुड बी इंक्रीज्ड ओवर द टाइम। और ये क्या होते थे? ओवर द टाइम टू टाइम क्या किया जाता था? इसको इंक्रीज किया जाता था, बढ़ाया जाता था, है ना। विच ऑफन लीड टू हाई डिमांड्स और ऑन द पीजेंट्स, है ना। जो क्या यानी मैं हाई डिमांड किया जाता था टाइम टू टाइम, और जितने बार रिवाइज किया जाता था उनको क्या किया जाता था? इंक्रीज किया जाता था, बढ़ाया जाता था, ठीक है। चलो हाई रेवेन्यू डिमांड्स एंड पीजेंट हार्डशिप, है ना। अ कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम वाज द हाई रेट ऑफ टैक्स। यानी जितने भी मतलब सिस्टम होते थे, मतलब ब्रिटिश के जितने भी सिस्टम होते थे वो क्या होता था? क्या होता था? हाई रेट होता था। उसका क्या होता था? कोई भी चीज़ लेके आता था तो वो हमेशा ये दिमाग में रखता था कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? रेवेन्यू लोगों से लेनी है, चाहे जैसे भी करके लेना, है ना। जैसे भी करके लेना हो वहाँ से लिया जाए। ऑफिसर्स डिज़ायर टू मैक्सिमम इनकम फ्रॉम लैंड, और ऑफिसर का मतलब यानी मतलब इच्छा होती थी, डिज़ायर होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? इनकम लैंड से लिया जाए। पीजेंट्स अनएबल टू पे द हाई रेवेन्यू हैड टू फ्ली द कंट्री साइड एंड मेनी विलेजेस बिकम डिजर्टेड। यानी क्या करते थे? मतलब पीजेंट यानी एबल नहीं होते थे मतलब इसको हाई रेवेन्यू को देने के लिए, तो वो क्या करते थे? कंट्री साइड से भाग जाते थे, इधर उधर शहर में आ जाते थे, छुप के रहते थे, इधर उधर चले जाते थे, ठीक है। जब कर्ज आ जाते थे उस पर तो अपनी फैमिली को लेकर इधर उधर भाग जाते थे, ठीक है। मेनी वर फोर्स्ड टू टेक लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, उसको बंद कर दो। मेनी वर फोर्स्ड टू टेक लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर फॉलोइंग इनटू अ साइकिल ऑफ डेप्थ, है ना। मतलब क्या करते थे? लोन लेने के लिए क्या करते थे? फोर्स करते थे मनी लेंडर्स से फोर्स लेने यानी मतलब लोन लेने के लिए क्या करते थे? फोर्स करते थे। फॉलोइंग इनटू अ साइकिल ऑफ डेप्थ में मतलब क्या करते थे? कर्ज में डालने के लिए क्या करते थे? उसको साइकिल में फंसाते थे। समझा? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। द स्टोरी ऑफ इंडियाज ब्लू गोल्ड, है ना। इंडिया का ब्लू गोल्ड किसको कहा जाता था? इंडिगो को कहा जाता था, है ना। ब्लू गोल्ड, है ना। ये बहुत ज़्यादा कीमती होते थे और बहुत ज़्यादा मतलब क्या होते थे? मतलब फेमस होते थे। यूरोप में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी, है ना। क्यों डिमांड थी देखते हैं। इंडियन इंडिगो वॉज हाईली प्राइज्ड इन यूरोप फ्रॉम इट्स रिच ब्लू डाई। ये क्या होता? काफ़ी मतलब यानी अच्छे डाई होते थे, जिसकी वजह से क्या होते थे? यूरोप में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी, है ना। इसेंशियल फॉर द बूमिंग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या था? बहुत ज़्यादा मतलब क्या थे ये? मतलब डिमांडेबल थे, है ना, जरूरी थी। मतलब उस वक्त क्या था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कपड़े जो बनते थे बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहे थे तो बहुत ज़्यादा डाई चाहिए, है ना। और ये नेचुरल डाई होते थे, उस वक्त केमिकल वाली तो डाई थी नहीं, है ना। अब तो केमिकल वाली डाई आती है ना, पहले ज़माने में मतलब केमिकल वाली डाई थी नहीं, और उसको मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई थी तो कपड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते थे, तो बहुत ज़्यादा डाई की डिमांड होने लगी। द क्लाइमेट इन इंडिया वॉज परफेक्ट फॉर इट्स कल्टिवेशन, यानी इंडिया की क्लाइमेट परफेक्ट थी उसकी कल्टिवेशन के लिए। यूरोप क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स प्रिफर्ड इंडियन इंडिगो ओवर द प्ले डाई फ्रॉम द वोड प्लांट
क्रिएटिंग इमेंस डिमांड एंड प्रेशर ऑन द इंडियन फार्मर्स। ध्यान दो। तो क्या होता था कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इसकी ज़रूरत पड़ती थी मतलब यूरोप में, और यूरोप के जो जितने भी मतलब कंपनी या मतलब ट्रेडर्स होते थे उनको मतलब क्या यानी इंडियन यानी डाई के कपड़े ज़्यादा मतलब प्रेफर करते थे लेने के लिए। तो क्या होता था, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। तो यानी मतलब किसान इतना उगा नहीं पाते थे, क्योंकि उसको खाने के लिए भी उगाना होता था, फिर उसको बेचने के लिए भी उगाना होता था। तो बहुत सारे लोग मतलब खाने के लिए, छोटी ज़मीन कम थी तो बहुत सारे लोग खाने के लिए उगाते थे ज़्यादातर, है ना। और उसको उस तरह के रेट नहीं मिलते थे जिस तरह के उसको देना चाहिए, उस तरह के रेट नहीं मिलते थे। तो रेट ना मिलने के कारण, और वो ऐसा चीज़ है कि उसको घर पे रख के खा भी नहीं सकते और घर पे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। कितना इस्तेमाल कर लोगे? 2-4 किलो इतना ही इस्तेमाल करोगे ना। अब इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक तो रेट नहीं दे रहा है, तो लोग नहीं चाहते थे इंडियन लोग भी कि हम उगाएं नील, ठीक है। और वहाँ डिमांड ज़्यादा, तो यानी ऑफिसर्स क्या करते थे, फोर्स करते थे कि आपको यही उगाना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, नीज एंड रियोटवारी, है ना। सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, नीज और रियोट्स। ध्यान दो। तो नीज का मतलब क्या होता है? खुद का, नीज अपना, और रियोट्स का मतलब जमींदारों का। रियोट्स का मतलब होता है जमींदारों का। तो ये यानी मतलब क्या करते थे, कुछ किसान क्या करते थे, खुद के ज़मीनों में यानी कल्टीवेशन करते थे और वो खुद से उसकी मतलब बिक्री करते थे या रेट लगाते थे। और इसका क्या होता था, रियोट्स का क्या होता था, ज़मींदार उसको पे मतलब ज़मींदार अपनी ज़मीन देते थे और पैसे देते थे, लेकिन उसकी रेट भी क्या करते, ज़मींदार लगाते थे, समझा। और अगर नुकसान होती थी तो मतलब किसानों का होता था, ठीक है। और कर्ज जो लेते थे ज़मींदारों से, उसको ज़मींदार को देना पड़ता था कर्ज, और आपकी फसल हुए ना हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आया? पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, पढ़ ले, आगे समझ आगे ना, तो तुम पढ़ लो इसको। द ब्लू रेविलियन अगेंस्ट इंडिगो प्लांट्स, है ना। कब हुआ था? 1859 को। 1859 को यानी मतलब ब्लू रेवोल्यूशन हुआ कहाँ पे? बंगाल में, है ना। बंगाल में हुआ। रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, ग्रो को मतलब इंडिगो को ग्रो करने के लिए क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, है ना। दिस मूवमेंट नोन एज अ ब्लू रेविलियन, इसी रेविलियन को ब्लू रेविलियन के नाम से जाना गया है। सो पीजेंट्स अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज विद swords एंड स्प्रेड स्पेयर्स। और मतलब क्या कर लिया, पीजेंट्स क्या कर दिया, अटैक कर दिया इंडिगो फैक्ट्री में, है ना। और मतलब वहाँ पे क्या कर दिया, अफरा तफरी मतलब मचा दिया, अटैक कर दिया। और मतलब ये रेविलियन क्या कर दिया, जो मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो जाके जहाँ पे मतलब इंडिगो मतलब ये होती थी, मतलब प्लांटिंग होती थी या इंडिगो का जो फैक्ट्री थी वहाँ पे जाके आगजनी कर दिया और लड़ाई मार करने लगा, वहाँ पे उसको मतलब जला दिया, है ना। वुमेन्स आल्सो ज्वाइंट, इसमें औरतें भी क्या थे, ज्वाइंट थे, है ना। फाइटिंग विद किचन इम्प्लीमेंट्स, यानी किचन इम्प्लीमेंट से क्या कर दिया, फाइटिंग करने लगा। कैसे? बेलन मतलब कुकर, हांडी, पतीला। जैसे ऑफिसर जाते थे तो हांडी यानी मतलब जो होता ना मिट्टी का हांडी होता था पहले, वो काला होता था पूरा। आल्सो ज्वाइन द वुमेन्स आल्सो ज्वाइंट, है ना। वुमेन ने ज्वाइन किया और फाइटिंग विद किचन इम्प्लीमेंट्स, किचन इम्प्लीमेंट्स के साथ फाइट करने लगा। कौन? औरतें, है ना। बेलन, उसके बाद हांडी, तावा, पतीला, जो मिलता था उसको फेंक के मारते थे, है ना। तो उसके ऑफिसर जैसे ही देखते थे कि अंग्रेज के ऑफिसर्स हैं, मतलब औरतें निकल जाती थी, है ना। कुछ भी लेके निकल जाती थी, जो उसको मिलता था बस लेके निकल जाती थी, है ना। चलो आगे बढ़े। रियोट्स रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स एंड रिफ्यूज करने लगा टू पे रेंट, टू पे यानी मतलब रेवेन्यू को मतलब पेंट देने के लिए मना किया, ज़मीन के रेंट को देने के लिए मना कर दिया। और सोशली बाइकआउट कर दिया किसके? दियर एजेंट को, यानी मतलब इसके एजेंट को, कंपनी के एजेंट को क्या कर दिया? बाइकआउट कर दिया समाज से, ठीक है। क्वेश्चन है? हाँ आंसर सी है, नीचे देखिए। अरे